हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो जो रहने वाला है ये थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक और फिजिक्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। 9 महीने पहले मैंने कुछ वीडियो बनाया था, वहाँ पे आज कुछ कमेंट्स में बात हुई। प्रश्न कुछ ऐसा था कि मान लीजिए एक ग्रह, बुध जैसा ग्रह वक्री होकर 12वें भाव में बैठे हुए और दूसरी तरफ पे वो एक राशि परिवर्तन मंगल से कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन अब खड़ा होता है वो ये है कि वक्री ग्रह को समझना कैसे। सबके सब एक किताबी ज्ञान के तौर पे हम चले आ रहे हैं कि ग्रह है, पीछे की राशि का फल देगा और बहुत कुछ, जो कि एक बुकिश नॉलेज। इसकी स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने ज़माने में पढ़ते थे कि प्लूटो एक ग्रह है। आज के ज़माने के बच्चे पढ़ते हैं कि वो ग्रह नहीं रहा, वो एक ड्राफ्ट प्लैनेट हो गया। उसी तरीके से पुराने समय के हिसाब से अगर हम बुकिश नॉलेज से लेकर चल रहे हैं तो हमें उसको वक्त के साथ मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब वक्री ग्रह के साथ साथ कुछ और भी कंसेप्ट हैं जिसे ऐड ऑन करना जरूरी होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, इसे खोजने की कोशिश करते हैं और फिर बात करूंगा कि रिजल्ट्स को किस तरीके से हम वहां पे ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, आज की तारीख में आपने देखा कि शनि और गुरु ये दो ग्रह वक्री होकर चले। बीच में एक परिस्थिति आई थी जिसमें कि यहाँ पे बुध जो है वो वक्री हुए थे। ठीक है, अब देखिए, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वक्री ग्रह से हो क्या रहा है। सबसे पहली बात, नॉर्मल फिजिक्स का नियम जो है वो ये कहता है कि ग्रह जब भी सूर्य से एक सर्टेन दूरी पे चले जाते हैं तो केपलर्स थ्योरी के तहत एक कांस्टेंट टाइम को मेंटेन रखने के लिए वो अपने स्पीड को चेंज करते हैं, ताकि जो यहाँ पे एंगल्स बना करते हैं वो एंगल्स एक फिक्स वे में मेंटेन रहे। ये जो गोलाई है ये एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, ये एक इलेप्टिकल पाथ है। इसकी वजह से यहाँ पे जो बनने वाले एंगल्स होंगे वो अलग अलग होते जाएंगे। इसके ऊपर ग्रह की स्पीड डिपेंड करेगी। समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। वक्री ग्रह को हम बलवान क्यों कहते हैं? वक्री ग्रह को बलवान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सूर्य से उस फिजिक्स के पैटर्न को, उस लॉजिक को मेंटेन करने के लिए एक आर्क डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहता है। कभी वो धीमा होकर होगा और कभी वो तेज होकर होगा। इसे फिजिक्स भी अब इनकार नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि यहाँ पे आखिरकार वो एंगल को अगर करेंगे तो चेंज क्या करेंगे? बॉडी अपने मास को चेंज नहीं कर सकती। बॉडी चेंज करेगी तो अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगी। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, एक ग्रह अपनी गति से कहीं घूम रहा है तो उसकी स्पीड में नहीं चेंज कह रहा कि वो होगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे धक्का तो नहीं दे रहा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यह है कि फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस काम कर रहे हैं और फोर्सेस वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। इसकी वजह से इनके अपने एक्सेलरेशंस होते हैं। तो जो वक्री ग्रह का प्रभाव है, इसमें एक बात तो समझ में आ रही है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। हम सब जानते हैं, मूवमेंट हम सबने पढ़ी है, और वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये वेलोसिटी जो है ना ये चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि प्लैनेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जीज आ रही हैं। पहली कंडीशन ये इस बात का जवाब है कि वक्री ग्रह जो होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा वेलोसिटी होने के कारण ये जो एनर्जी है ये बढ़ी हुई उस समय होती है। अब कितनी वेलोसिटी बढ़ी है ये भी सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये समझनी पड़ेगी कि वेलोसिटी के चेंज होने से प्लैनेट्स अपनी स्पीड को जिस तरीके से अपने मेंटेन करेंगे उस हिसाब से वो जिस भी डोमेन में है वहां से जा कहाँ रहे हैं। अब इस चीज को यहां तक अगर आप समझ गए वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है तो वो फिजिक्स का प्रिंसिपल है। 11th क्लास की बुक उठाएंगे, सबको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब आइए कुंडली के ऊपर। कुंडली के अंदर अगर हम स्थिति को समझने की कोशिश करें तो बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट्स हुए हैं जो कि इस साल देखने को मिले हैं। और जो लोग भी सच में रिसर्च कर रहे हैं, रट्टू तोते लोग नहीं, जो सच में एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों ने शायद इसको सोचने की कोशिश की होगी। देखिए, एक कंडीशन तो ये हुई, 13 महीने एक राशि में रहने वाले गुरुदेव जो थे वो 11 नंबर की राशि में कुछ समय के लिए रहे, पीछे आए और दोबारा इतनी तेज गति से गए हैं कि मुश्किल से 4 या 6 महीने में गुरु ने 11 नंबर की कुंभ राशि को पार कर दिया। इस अवस्था को, इतने फास्टली जब कोई प्लेनेट जाता है कि वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, दौड़े दौड़े जा रहा है, ऐसी अवस्था को कहते हैं भयभीत अवस्था। ठीक है, आप किसी चीज से डरे हुए हो, आप अपने आपे में नहीं हो, आप तो अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहे हो, इसे हम कहते हैं भयभीत अवस्था। तो भयभीत अवस्था जो बीच में गुरु के ऊपर आई थी, तो गुरु का जो 11वें नंबर की राशि में बैठने का परिणाम था वो रिजल्ट्स ओरिएंट नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि प्लैनेट बहुत ही तेजी से उस भाव को क्रॉस करके जा रहे थे। इवन दो कि प्लेनेट के पास बहुत हैवी वेलोसिटी तो थी,
बहुत अच्छी स्पीड तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि उन्होंने भाव के मध्य को टच किया और निकल गए। यानी कि जो भी रिजल्ट्स किसी को मिले उस दरमियान तो बहुत ही स्पीड से मिले, अन्यथा मिले ही नहीं। यानी कि या तो रातों रात हो गया या हुआ ही नहीं। भयभीत अवस्था में जब कोई ग्रह क्रॉस होता है तो वहां पे रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये कह पाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि प्लैनेट उस समय धीरे धीरे जो एक नॉर्मल मूवमेंट है उस पर काम नहीं कर रहा, एक अलग मूवमेंट से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमें समझ में आया था जब गुरु की मूवमेंट हुई थी। एक राशि में बैठे और जहां वो 13 महीने बैठते हैं, एक साल से 1 महीना ज्यादा बैठते हैं गुरु एक राशि में, लेकिन उन्होंने 11 नंबर की राशि को छोड़ा, आगे बढ़ गए। इस स्पीड को कहते हैं भयभीत अवस्था, जिसमें कि रिजल्ट्स हम सोचते हैं मिलेंगे, कभी नहीं भी मिलते, क्योंकि बहुत स्पीडली चीजें होती हैं। दूसरी बात समझिए, वक्रत्व को लेकर फिर से वापस आ रहा हूं। वक्रत्व में यहाँ पे 3 केसेस जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं आपको वो बताता हूँ। पहला केस ये है कि गुरु ने अपनी मूवमेंट को चालू किया और इसी राशि में इसकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी। ठीक है, गुरु ने अपने गोचर को बढ़ाया, आगे तक लेकर आए और वक्री होकर फिर पीछे की तरफ गए हैं, लेकिन वक्री होकर जब पीछे जा रहे हैं तो भाव को नहीं चेंज कर रहे। इसकी जगह शनि को देखिए, शनि ने अपनी वक्रत्व को इस 11 नंबर की राशि से पकड़ा और इसने अपने आप को वक्री करके भाव भी बदल दिया। इसका मतलब बहुत कुछ है, सिर्फ वक्री वक्री कहने से अब काम नहीं चलेगा, अब वक्री के अंदर भी आपको कुछ डेप्थ लगानी पड़ेगी। अगर आपकी कुंडली के अंदर जब आपका जन्म हुआ है उस समय पर जो ग्रह की मूवमेंट है वो ऐसे स्थिति में आ जाती हो कि एक भाव के अंदर से लेके उसी भाव के अंदर तक वो मूवमेंट है। ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है। अगर मूवमेंट जो है वो इतने से जोन में है कि वो इस जोन में हो जाए, इस जोन में अगर मूवमेंट हो जाए, तब तो आप उससे उम्मीद करना कि वो रिजल्ट देगा, क्योंकि वो उस कंडीशन में उसी हाउस में बैठा हुआ है। अब रिजल्ट भी किस तरीके से वैरी होंगे वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपके भाव मध्य से वो ग्रह आगे आके, ये भाव मध्य ग्रह या तो आगे यहां तक पहुंचा और फिर वक्री हुआ तो भाव मध्य की तरफ जा रहा है, भाव के फल को बढ़ाना चाहता है। अगर ग्रह भाव के मध्य तक पहुंचा ही नहीं, इधर जा रहा था और बीच में ही लौट के पीछे चला गया, ऐसी स्थिति में भी अगर उसने जोन क्रॉस नहीं किया है तो वो नए सिरे से किसी काम को स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन अगर इस ग्रह की जैसी अवस्था आ गई जिसने अपने आप को एक राशि में आगे रखा था और एक राशि में पीछे ले आए, ऐसे में क्या हुआ, ये भाव संधि के कंसेप्ट में फंस गया। ये जो शनि है ये भाव संधि में फंस जाएगा। ऐसे स्थिति में आप लोगों की कुंडली में जब कभी भी ऐसा दिखाई देता है कि आपके भाव के संधि के बीच में कोई ग्रह फंसा है, वो ग्रह ना आगे का रिजल्ट कर पाता है ना वो पीछे का कर पाता है। पहली कंडीशन, यहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है कि भाव चलित में वो कहीं बैठे हैं। भाव चलित में हम ये देख के बोलते तो हैं कि ग्रह जो है ना वो आगे बैठा है या पीछे बैठा है, फल यहाँ के करेंगे वहाँ के करेंगे। वहाँ पे जब कभी भी आपको भाव चलित लगाना हो तो अब मेरी सलाह होगी, भाव चलित लगाते समय ये जरूर चेक करें कि क्या ग्रह भाव संधि में तो नहीं बैठा। अगर ग्रह भाव संधि में बैठ गया, भाव संधि क्या होती है, भाव संधि होती है जहां पे दो राशियां आपस में मिलन करती हैं, उस जगह को हम कहते हैं भाव संधि। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए कि मान लीजिए ये कोई भाव है और इसके पीछे ये एक और भाव बना हुआ है, तो यहाँ पे 11 नंबर की राशि, यहाँ पे 12 नंबर की राशि, ये दोनों राशियां आपस में क्या कर रही हैं, संबंध कर रही हैं। तो कुछ ऐसा जोन है जहां पे जाके ये दोनों के दोनों एनर्जी अपने आप को न्यूट्रलाइज रखती हैं। ऐसी कंडीशन में फंसने वाले ग्रह जो हैं वो कई बार रिजल्ट नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में उस ग्रह से हम रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं बट वो हमें नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग हैं जो कि 9 नंबर की लगन कुंडली लेके चल रहे हैं, शनि आगे बढ़े, तीसरे भाव का भी रिजल्ट नहीं किया, पीछे बढ़े लेकिन पूरे पीछे भी नहीं गए, तो भाव संधि के बीच में बैठ गए। अब ना तो ये पराक्रम से काम होने दे रहे हैं, ना पीछे से धन को अर्जित होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रह एक ऐसी जगह पे फंस गए जैसे कि दलदल हो। ये कंसेप्ट आप कहाँ पे समझते हो? ये कंसेप्ट आपको समझ में तब आता है जब हम बात करते हैं गंडत मूल नक्षत्रों की। अगर वो कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप समझते होंगे कि जब कभी भी 4 नंबर की राशि से अगर ग्रह 5 नंबर की राशि की तरफ बढ़ता है तो जल तत्व की राशि के इस बैरियर को अग्नि तत्व की राशि का यह बैरियर काटता है। आग और पानी जहां मिलते हैं उतने जोन पर जो नक्षत्र का पोर्शन आता है उसे कहते हैं गंडत। ठीक है, गंड मूल नक्षत्र जो हमेशा कहां पाए जाते हैं? वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट्स की राशियों के बीच के पार्ट में। क्यों? क्योंकि आग और पानी एक साथ नहीं चलते। यहां पे फंसा हुआ ग्रह नहीं समझता पानी में रहूं कि आग में जाऊं, इसलिए वहां पे हम चंद्रमा को गंडक नक्षत्र ले लेते हैं। इसी तरीके से इसी कंसेप्ट को आपको यहाँ पे भी देखना है। यहाँ पे जैसे कि एयर एलिमेंट की साइन थी और ये साइन जो है अर्थ एलिमेंट है, शनि इन दोनों के बीच में फंसे, किसका रिजल्ट करें? कंफ्यूजन है। यहाँ पे अगर ग्रह इन जोन्स में नहीं फंसा, अपनी ही राशियों में बैठा रहा, तब तो आप उम्मीद कर सकते हो कि वो रिजल्ट देगा। दूसरी चीज, जैसे कि ये बुध है, बुध को थोड़ा समय के लिए ड्रॉप कर देता हूं। अब एक बात समझ लीजिए, जब ये सूर्य देव यहां से उठ जाएंगे और ये उठ के यहां चले जाएंगे
तो इसका वक्रत्व खत्म होगा सबसे पहले, और यहाँ बैठे हुए जो मंगल हैं वो या तो यहाँ बैठे रहेंगे या यहाँ आ जाएंगे, और जब यहाँ आएंगे तो ये वक्रत्व बना लेंगे। इसका मतलब क्या है साइंटिफिकली, इस बात को अब हम प्रूफ करके कह सकते हैं कि सूर्य जब आउटर प्लैनेट से, ध्यान रखिएगा शब्द क्या बोल रहा हूं, सूर्य जब आउटर प्लैनेट शनि, गुरु या मंगल से कम 5 घर की दूरी बना लेते हैं, तब जाके वो ग्रह वक्री हो जाया करते हैं। आप अपनी कुंडली उठा के देख लीजिएगा, आपकी कुंडली में अगर आपको जन्म के समय गुरु, शनि या मंगल वक्री मिले हैं तो लिख लीजिएगा कि शनि या आपके गुरु या मंगल से सूर्य की दूरी मिनिमम 5 घर आगे जरूर होगी, मिनिमम 5 घर आगे जरूर होगी। ठीक है, अब ये परिस्थिति इस बात को इंगित कर रही थी, जो मैं यहाँ पे मूवमेंट को समझा रहा था, कि जब ऐसी प्लेसमेंट्स होती हैं तो आपके प्लैनेट्स के अंदर एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इससे वक्रत्व प्रभाव कैसे समझना है, इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हमें होरा शास्त्र के उस ज्ञान की जरूरत पड़ेगी जिसको हम कभी भी शेयर नहीं करते। होरा शास्त्र कहता है कि ग्रहों के पास 12 अवस्था होती है, 12 अवस्थाओं के हिसाब से उनके रिजल्ट्स होते हैं। एक ही घर में एक राशि में बैठा हुआ ग्रह अलग अलग अवस्था को ले सकता है नक्षत्रों के आधार पे। इसीलिए हमें वहां देखना पड़ेगा कि वो शयन अवस्था में है, वो किसी नेत्र प्राणी अवस्था में है, या उसकी अवस्था भोजन अवस्था में है। ऐसे कंडीशंस में वो रिजल्ट्स वेरी होने लगते हैं। ठीक, मेजर कंसर्न जो है वो क्या है कि एक पर्टिकुलर भाव के अंदर अब एक ग्रह मौजूद है जो अब असहज है। ठीक है, असहज कैसे? अगर वो सेम फोर्स पे चल रहा होता, सेम वेलोसिटी पे चल रहा होता तो चीजें बहुत आराम से न्यूट्रली चली जा रही होती। लेकिन सूर्य से जब दूरी बनती है ग्रह की, तो ग्रह अपने अंदर वेलोसिटी डेवलपमेंट करते हैं ताकि वो कैपिलस थ्योरी को फॉलो कर सके। ऐसी अवस्था में वो जो ग्रह होता है वो असहज अवस्था में है। कोई चीज आगे की ओर भाग रही है, मैं उसके पीछे भागने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरी स्टेट जो है ना, वो स्टेट थोड़ी सी चेंज हो गई। इसीलिए जो भी ग्रह अपनी ही राशि में रहकर वक्री होगा, इसका मतलब है कि वो घर के अंदर के माहौल को थोड़ा उतने अच्छे से देख नहीं पाएगा। आप बैठे थे अपने घर में, बॉस ने फोन लगा दिया, कहाँ हो, फटाफट आ जाओ। अब आप अपने घर में तो बैठे हो, खुशी मनाने तो बैठे हो, लेकिन आप थोड़े असहज हो गए हो। ठीक है, सूर्य इज अ बॉस, ग्रह इज अ जो भी आपके प्रोफेशन है उसके हिसाब से ये अवस्था में हम देखें तो हम कहेंगे कि अगर ग्रह अपने भाव, अपनी राशि में बैठा है और वक्र तो हो रहा है, तो घर के अंदर रिजल्ट्स में वेरिएशन आएंगे। लॉजिक वही लगाना पड़ेगा, भाव मध्य की तरफ जा रहा है कि भाव मध्य से दूर जा रहा है। ठीक, अगर भाव मध्य की तरफ जा रहा है तो भाव का रिजल्ट देने के लिए जा रहा है, और अगर पीछे जा रहा है तो रोकने जा रहा है। दोनों ही कंडीशनों में ये इतना सहज रूप से फल नहीं देगा, क्योंकि ग्रह जो है वो डिस्टर्ब्ड है, उसकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, वो डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, मान लीजिए यही केस बन जाए, और ये केस बन जाए किसी ऐसे ग्रह के साथ जो उच्च राशि से हो जाता हो। मान लीजिए ये 4 नंबर की राशि में बैठ के गुरु उच्च होकर वक्री हो जाए। अब क्या स्थिति बनेगी? अब मैं तो खुशी से गाने गाते हुए जा रहा था, गाड़ी चलाते हुए, कि अपने ही टेरिटरी में हूँ, अच्छा हूँ, फिर बॉस का फोन आ गया, कहाँ हो, आ जाओ फटाफट जल्दी से। अब क्या हो रहा है? मैं देने तो जा रहा था मजे से सारी चीजों को, उच्चता के साथ चीजें देना चाहता था, मेरे अंदर ऊर्जा भी बढ़ी हुई थी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा अभी भी डिसबैलेंस था। तो मैं जितना अच्छा फल दे सकता था, अगर मैं वक्री नहीं होता, मेरे पास फोन नहीं आता, तो मैं कितने अच्छे से राइड करते हुए जा सकता था। अब मैं उस स्थिति में नहीं हूं। जिंदगी से समझिए ये प्रॉब्लम क्या हो रही। ग्रह उच्च का है और वक्री भी है, तो ऐसे स्थिति में भी, क्योंकि अब वो किसी दूसरे फोर्स से, सूर्य के किसी दूसरे फोर्स से प्रभावित है, सूर्य इज आत्मा, सूर्य के किसी दूसरे फोर्स से प्रभावित है, इसकी वजह से वो असहज हो रहा है अपने रिजल्ट्स को देने के लिए। अब यही स्थिति क्या होती, यहां हो जाती, मान लो 10 नंबर। अब इसमें 2 चीजें होती, मैं इस आधे रास्ते को पार करके चला गया था, या फिर मैं आधे रास्ते तक गया भी नहीं था और मैं वापस आ रहा था। ठीक है, यानी बीच में पड़ा था दलदल, नीच राशि, बीच में पड़ी थी दलदल, नीच राशि। और बॉस का फोन तब आया जब मैं नीच राशि का आधा हिस्सा पार नहीं कर पाया था। तो फिर मैंने बोला चलो अच्छी बात है, अभी मेरी गाड़ी फंसी नहीं है, मैं काम करके पीछे चला जा रहा हूं। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन में गुरु अपनी राशि में जाएंगे नीच, यहाँ पे 10 नंबर में तो 9 नंबर में जाएंगे। ऐसी स्थिति में गुरु के साथ हम कहेंगे अच्छा हुआ, ग्रह नीच होने जा रहा था, रुक गया। क्यों? क्योंकि अभी भाव मध्य तक पहुंचा भी नहीं था और बीच में फोन आ गया, तो अच्छी बात है कि अभी वो कीचड़ बरसात में नहीं फंसा, पीछे चला गया, सेफ हो गया। लेकिन अगर यही ग्रह आगे तक निकल के आ गया था, बरसात बढ़ रही थी और बॉस को रोक नहीं पा रहे थे, मना नहीं कर पा रहे थे, अब ये कीचड़ में फिर जाना पड़ रहा है। तो नीच राशि में अगर ग्रह भाव मध्य को पार कर गया और उसके बाद वो वक्री पड़ गया, तो फिर वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया।
फिर हम ये नहीं कहेंगे कि साहब ये गुरु नीच राशि में बैठा हुआ गुरु वक्री होता है तो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अब हमें ये समझना पड़ेगा कि वो भाव के मध्य को छोड़ के दूर जा रहा था, अब वो परेशानी के मुंह में जा रहा है। पहले वाले केस में वो परेशानी के मुंह को क्रॉस कर चुका था, या एक केस में परेशानी के मुंह की तरफ जा रहा था, वक्रत्व ने उसको रोक लिया। अब हमें इन बारीकियों को चार्ट के अंदर देखना पड़ेगा। इनको समझे बिना अगर अब हम कुछ कहते हैं तो फिर वही होगा कि हम आज से हजारों साल पुराने लिखे हुए ज्ञान को पढ़ रहे हैं और आंखों के सामने जिंदगी की परिस्थिति को देखने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है, इसलिए जो ये प्रश्न था कि मेरा कोई ग्रह किसी भाव में वक्रित है और वक्री है तो आप उसे कैसे रीड करोगे, आप ये समझना क्या वो भाव मध्य में गया, भाव मध्य से पहले गया, या भाव मध्य के पीछे रह गया, उसके बाद उसकी अवस्था समझना। अगर वो नीच है और भाव मध्य की तरफ जा रहा है जहां वो नीच होता है तो खराब है। अगर वो उच्च है और उच्चता की तरफ जा रहा है और फिर भी वक्री है तो भी डिस्टर्ब है। हर कंडीशन में ये ग्रह जब वक्री है तो डिस्टर्ब है। अब ये बात कही गई कि सूर्य आत्मा होती है, ग्रह वक्री है, इसका मतलब है कि आत्मा का पिछले जन्म का कुछ लेना देना है, इस वजह से वो ग्रह जो है वो डिस्टर्ब्ड होके मिला है। ठीक, अब ये जो बोल रहा हूँ ये बुकिश लैंग्वेज बोल रहा हूँ। जो खासकर भृगुनंदी नाड़ी वाले लोग हैं वो इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोई ग्रह वक्री हुआ तो वक्री होने के बाद वो डिस्टर्ब हो गया, और सूर्य आत्मा है, यानी आत्मा से कोई पर्टिकुलर प्लेनेट अपने आप को डिस्टर्ब करके चल रहा था, इसलिए वो वक्री हुआ। ये एक कंसेप्ट आता है। दूसरी जो गड़बड़ है उस गड़बड़ को समझा देता हूँ। राहु और केतु जो हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड के पॉइंट से माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही पृथ्वी के ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उनकी मूवमेंट में कभी कोई चेंज नहीं आता, उनके स्पीड में कोई चेंज नहीं लगता। वो वक्री हैं तो वो कांस्टेंट स्पीड के वक्री हैं, इसीलिए वहां पे हम उसको 50% पीछे एज इट इज ले सकते हैं राहु और केतु को, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तो हम एज इट इज वक्री को पीछे की तरफ ले सकते हैं। लेकिन बाकी ग्रहों को अब से जब कभी भी वक्री लगाना होगा तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि अब ग्रह कांस्टेंट स्पीड का नहीं है, वेलोसिटी हर समय चेंज होगी। जब ग्रह ने वक्रत्व हासिल करना शुरू किया था तो ये गति बढ़ रही थी, जब ये वक्री से मार्गी होने आएगा तो ये गति घट जाएगी, और घटने के बाद एक स्थिर स्थिति आएगी, उसके बाद जाके न्यूट्रल सी आएगी। ध्यान रखना इस बात को कि जितने समय के लिए ग्रह वक्री होगा वहां पे जब वो वक्रत्व शुरू हुआ है तो बहुत तेज स्पीड से डिस्टर्ब है। जैसे जैसे आप ऑफिस के करीब आ रहे हो वैसे वैसे आप बोल रहे हो हाँ अभी तो टाइम में पहुंच जाऊंगा, धीरे धीरे करके चल रहा हूँ, और जैसे ही आप ऑफिस में पहुंच गए आप थोड़ा रिलैक्स करते हो, उसे हम कहते हैं कि ग्रह अपने जीरो स्पीड पे आया है। ग्रह की स्पीड जीरो नहीं होती, वेलोसिटी जीरो होती है। वेलोसिटी जीरो होने पर वो पहले थोड़ा सा अपने आप को वहां पे कूल डाउन करता है कि बॉस के मिलने जाना, टाई वाई लगानी, ठंडा पानी पी लूँ, वो जीरो स्टेट होती है। उसके बाद फिर वो अंदर जाके अपने काम शुरू करता है। तो जब कभी भी अब वक्री ग्रह आएगा, पुराने जमाना वो 9 महीने पुराने वीडियो के साथ अब हम मॉडिफिकेशंस के साथ चलेंगे। आप लोग अपनी कुंडलियों पे इन बातों को जरा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो क्या होगा हम सबको एक ही चीज बताएंगे, फिर आप बोलोगे कि सर हम पे लागू हुआ उस पे लागू नहीं हुआ। ऐसी चीजें मैं नहीं चाहता, मैं ऐसे प्रेडिक्शन अब देना नहीं चाहता कि लोग एक समय के बाद एस्ट्रोलॉजी से अपना भरोसा ही खत्म कर दे। पैसा कमाने का काम हम कर ही नहीं रहे, हमारा काम है ट्रस्ट बिल्डिंग। आपको ये साइंस एज इट इज अप्लाई करनी है जैसे कि साइंस अप्लाई होती है। एक और सवाल आया था कि मैंने किसी को मंत्र भेजा तो उन्होंने कहा कि अब कोरोना में हादसे में किसी को खोने के बाद हम नहीं मानते। मैंने कहा आप बेफिक्र मत मानो, क्योंकि हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि हम भगवान को नहीं, हम जब मंत्र यूज़ कर रहे हैं या स्टोन यूज़ कर रहे हैं तो हम वाइब्रेशनल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक लॉजिक में आप सबसे बहुत क्लियरली कह दूँ, आप लोग मंदिर जाते हो, मंदिर में भगवान को भी एक कैद जैसा करके बंद करके रखते हो, तो जो एक इंसान को हमने कैद में रखा है और उससे हम मांगेंगे कि हमारे लिए कुछ कर दे, वो क्या महसूस करेगा, क्या सोचेगा हमारे बारे में कि मुझे तो पहले कैद से निकालने को तैयार नहीं हो और दूसरी बात तो मुझसे मांग भी रहे हो, हाथ पैर दिमाग सब कुछ दिया। इसलिए भगवान पे उतना ही भरोसा रखिए जितना कि आप अपने आप पे रखते हैं, क्योंकि आप और वो एक ही हैं, आप उसी का अंश परमात्मा ही हो, और आप उसकी खैर खबर लो वो आपकी खैर खबर लेगा। आप अपने रवैये को जिंदगी के उसके प्रति रखो, वो आपके प्रति रखेगा। पूजा पाठ का जहाँ तक कंसेप्ट है, मंत्र आप जब वाणियों को यूज कर रहे हो तो आप अपनी एनर्जीज को अपने अंदर से एनर्जाइज कर रहे हो, बस ये होती है मंत्र थेरेपी। जब हम सूर्य की ऊर्जा या दूसरी ऊर्जाओं को स्टोन्स के जरिए लेके आते हैं तब वो होती है स्टोन थेरेपीज। बस इतना सा है, बाकी आप इसको ऐसे कभी मत जोड़ना। मेरे साथ सभी धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं और कईयों को हम वो चीज़ें नहीं दे सकते क्योंकि जो हमारा कंसेप्ट हमारे रिलीजन में चलती है वहाँ नहीं होती। बट हर व्यक्ति है, ये अलग बात है कि जन्म किसका किसी धर्म में हो जाए इसलिए वो उसकी रिचुअल प्रैक्टिस है, बट ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लोगों के साथ कुछ होता है तो वो नहीं करते। एनर्जीज को आपको बैलेंस करना है, फूड हैबिट से करिए या फिर मंत्र हैबिट से करिए, स्टोन हैबिट से करिए। अगर कम है पावर तो ही स्टोन करिएगा, फालतू मत करिएगा। इसको ध्यान रखते हुए चलना, और ये साइंटिफिक चीज़ों को ध्यान रखकर ही वक्री प्रभाव पे अब चर्चा इंडिविजुअल चार्ट में होगी, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस में इसको डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। धन्यवाद।